नमस्कार मित्रों। आज अपनी वीडियो की शुरुआत में इन शब्दों से करना चाहूँगा। पहले तो उत्तराखंड एवं समस्त भारतवर्ष की महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी शक्ति, धैर्य और योगदान को सलाम। आप हमेशा आगे बढ़ें और सफलता की ऊंचाइयों को छुएं। तो मैं पुनः इन्हीं शब्दों के साथ 8 मार्च 2025 को महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं उत्तराखंड में आजकल एक प्रमुख मुद्दा है, उस पर बात करना चाहूँगा। जैसे कि आज 8 मार्च 2025 को हमारा जो ये मुख्यमंत्री आवास है, ये देहरादून में सेंचुरी मॉल के पास है। तो आज उत्तराखंड की समस्त महिलाएं दूर दूर से रुद्रप्रयाग, चमोली, हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून की तो थी। तो आप उनमें से कई महिलाएं, जो कि आपने अभी एक सुना होगा, LUCC करके एक बैंक खुला था, कोऑपरेटिव बैंक, लोनी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक था कुछ, LUCC। कई महिलाएं उसमें होंगी तो समझ चुकी होंगी मेरी बातों के मैं किस बात पे कहना चाह रहा हूँ। तो आज वो वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। महिलाएं आ रखी थी दूर दूर से और पुलिस ने सेंचुरी मॉल से आगे उनके लिए बैरिकेडिंग की हुई थी। तो आज महिला दिवस के ही दिन की हुई थी, तो उस बारे में चर्चा करना चाहूँगा। क्योंकि उत्तराखंड की न्यूज़ मैंने जनरली देखा हुआ है कि टेलीविज़न पे भी नहीं चलती और एक बहुत बड़ा वर्ग जो इस प्रकार की सूचनाएं हैं उनसे वंचित रह जाता है। तो फेसबुक और व्हाट्सएप और जो आजकल हमारे भाई बंधु कई यूट्यूबर हैं, उन्हीं के माध्यम से आम जनमानस को सूचनाएं प्राप्त हो पाती हैं। तो बस मेरे को यही ध्यान आता है, क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से भी रहा हूँ। मैंने वहाँ की जो भी समस्याएं हैं बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि पहाड़ की महिलाएं पहले तो पहाड़ों में ही इतना स्ट्रगल कर रही हैं, इतनी कठिन परिस्थितियां हैं पहाड़ों की। तो वहाँ से आकर और फिर इतनी दूर किराया खर्च करके बसों में, क्योंकि पहाड़ों का सफ़र बड़ा कष्टदायक होता है। आप लोगों ने भी देखा ही होगा कि अगर 100 किलोमीटर भी जाना है तो 4-5 घंटे लग जाते हैं। अगर आप यहाँ से श्रीनगर जाइएगा तो कम से कम 4 घंटे का रास्ता है बस से। वहाँ से आकर और आज 8 मार्च के ही दिन उनके लिए बैरिकेडिंग की हुई है। वो सब मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाना चाह रहे थे LUCC के खिलाफ़, क्योंकि LUCC को प्रमोट करने वाली भी हमारी गवर्नमेंट ही है। क्योंकि उनके जो बड़े बड़े अधिकारी, चमचे बोल लो, गवर्नमेंट के चमचे जो भी हैं, उनकी मोदी जी और हमारे CM इनके साथ फोटोएं थी, कह रही थी, बता रही थी कि उनके साथ थे। और सरकार ने इनको परमिशन दी हुई है LUCC के। एक्चुअली में मेरे भी छोटी सी एक अमाउंट थी 50,000 की। तो आज से 3 साल पहले हमारे किसी मतलब ये लगा लो मुँह बोली एक सिस्टर थी, उसने खुलवाई थी। तो हमारे तो पैसे किसी तरीके से हमने अपने पैसे निकलवा लिए थे उसी टाइम पे। और बहुत से लोगों के पैसे फंसे हुए हैं उसमें, करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला है और इसके बारे में सरकार को भी पता है। तो अब महिलाएं आ रखी, उनके लिए बैरिकेडिंग लगी हुई है। और वो बैरिकेडिंग भी छोटी मोटी नहीं, कम से कम ये मान के चलो 15 से 20 फुट ऊंची बैरिकेडिंग लगी हुई है। और पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई है केवल महिलाओं को रोकने के लिए, और वो भी महिला दिवस के दिन। तो पहले उत्तराखंड सरकार ने तो कसम खा रखी है कि उत्तराखंड के लोगों को कभी विधानसभा में गालियां खिलवाओ, कभी उनको
सड़कों पे धरने में उन पे लाठीचार्ज करवाओ। और हैरानी इस बात की होती है कि जिन लोगों के कारण प्रदेश बना हुआ है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जिन्होंने उत्तराखंड के लिए 42 शहादतें दी, उनको आज जिस तरीके से भुलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी पूछो बोलते हैं हमारे मंत्री नेतागण दिल्ली जा रखे हैं। अगर आप किसी से बात करो वहाँ पे, चाहे आपके पुलिस के आला अधिकारी हों, वो बोलते हैं दिल्ली जा रखे हैं। अब मैं यही पूछना चाहूँगा कि इन नेताओं को उत्तराखंड की जनता ने वोट दिया या दिल्ली की जनता ने वोट दिया? अगर आपको दिल्ली जाना था तो दिल्ली में बैठ के राजनीति करते अपनी। ये है। तो चलो जो भी हुआ, तो हमारा तो सरकार से यही निवेदन है कि थोड़ी सी मानवता रखें और इसे जांच का विषय बनाएं, जांच करवाएं, इसमें अच्छी सी जांच हो, CBID के माध्यम से हो, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की मिली भगत है। क्योंकि गवर्नमेंट से ही रजिस्टर्ड, हमने भी डॉक्यूमेंट देखे थे, उनमें भी भारत सरकार और इस तरीके के होते हैं कि ISO सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट भी गवर्नमेंट ही बांट रही है। और अरबों खरबों रुपए लग चुके हैं, करोड़ों रुपए लोगों के गबन करवा चुकी है गवर्नमेंट। तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि किसी तरीके से ये पैसे, लोगों के पैसे वापस किए जाएं, जिससे कि लोगों के साथ लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। LUCC करके है कंपनी, और आज वो फरार हो चुकी है, आज के जब भी हुई होगी। और लोग धरने पे आ रखे थे, तो बड़ी हैरानी भी हुई कि इतनी दूर दूर से आ गए और उनकी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो उत्तराखंड का सरकार का आजकल पता नहीं क्या हो रखा है। तो एक ही चीज़ है कि ठंडियों में घाम तापो पर्यटन, और गर्मी में छेल में बैठो पर्यटन, और बरसात में छोया गदना रगड़ पहाड़ देखो पर्यटन, सामान्य दिनों में फ्री राशन और नेताओं की गाली खाओ पर्यटन। बस यही हो रखा है उत्तराखंड में। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा, एक्चुअली में लोगों को भी पूरी जानकारी नहीं होती। अब मैं, अगर कोई सुन रहा हो, समझ रहा हो इन चीज़ों को, तो मैं अब संविधान की तरफ जाना चाहूँगा। जैसे कि मेरा लगभग काफ़ी वीडियो में रहता है कि टॉपिक यहाँ से शुरू करता हूँ मैं, कि यदि कोई सहकारी बैंक जिसमें राज्य सरकार भी शामिल है, जैसे हमारे LUCC के केस में राज्य सरकार भी इसमें शामिल है, धोखाधड़ी फ्रॉड करता है, तो भारतीय दंड संहिता IPC CRPC के तहत उनमें मुकदमा किया जा सकता है, धाराओं के तहत में मुकदमा चलेगा। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यदि बैंक में किसी भी प्रकार की अनियमितताएं पाई जाती हैं, जैसे लोग देखते हैं कि सपोज वो PNB है, SBI है, या कोई भी बैंक है, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। यदि राज्य सरकार की भागीदारी के कारण कोई सरकारी धन की हानि हुई है, तो लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 के तहत भी मामला दर्ज किया जा सकता है। और ये कोई भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति चाहे। मामले की गंभीरता के अनुसार जांच एजेंसियां जैसे कि CBI, ED और राज्य पुलिस भी जांच कर सकती है। उत्तराखंड में CBI जांच का तो क्या बताएं, जब अब हर चीज़ पुरानी भी रिपीट कई लोग बोलते हैं, जैसे ना अंकिता भंडारी के केस में हुई, कई प्रकार की है, जैसे कि नकल के मामले में हुई, नकल कानून में भी लोगों ने मांग रखी थी कि CBI, ED से जांच होनी है। तो ये जांच एक्चुअली में नेताओं के माध्यम से हो सकती थी कि अगर नेता लोग चाहें एप्लीकेशन वगैरह फॉरवर्ड करते, अगर उनकी छवि मंशा होती कि हमारा उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त हो, तो वो करते। लेकिन वो खुद ही संलिप्त हैं, तो वो कोई जांच होने भी नहीं देंगे, क्योंकि जांच में फिर उनके भी नाम आएंगे। तो जांच तो आप भूल जाओ कि CBI और ED की जांच होगी LUCC में भी, क्योंकि जांच में
पता नहीं कितने अंदर जाते हैं, और इनको खुद जो बैठे हुए हैं उन्हीं ने अंदर जाना है बस। अब धाराएं भी हैं इनमें जिनमें आप सुप्रीम कोर्ट चाहे तो डायरेक्ट मुकदमा दर्ज करवा सकती है। जैसे कि धारा 409, सरकारी कर्मचारी, बैंकर, व्यापारी या एजेंट आपराधिक विश्वासघात करता है। जैसे होते हैं कुछ लोग गांव में जाते हैं बैंक के कर्मचारी, और वो लोगों को बहकाते हैं कि जी फलानी कंपनी से हम रजिस्टर्ड हैं, हम फ़ोटोएँ दिखाई मंत्रियों के साथ, और इस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाने का काम करती हैं। तो धारा 409 लग सकती है। धारा 420 तो आपको कल भी हमने किसी वीडियो में बताया था। तो धारा 420 में तो सभी को पता है कि धोखाधड़ी और बेईमानी, संपत्ति हड़पने का अपराध है। फिर धारा 467 भी है, जैसे मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत आदि से संबंधित जो जालसाजी करते हैं। धारा 468 है वैसी, धोखाधड़ी करने के इरादे से जालसाजी जैसे करते हैं कि गांव में गए कुछ लोग और अपना लोगों को अपने विश्वास में लेके धोखाधड़ी करते हैं, बैंकर हो कोई भी हो। ऐसी धारा 471 है, जाली दस्तावेज या रिकॉर्ड के असली रूप में उपयोग करना, कि अपना कुछ एफिडेविट और इस तरीके से सर्टिफिकेट बनाए फर्जी तरीके से और उनके उपयोग करके करते हैं। लोग विश्वास कर भी लेते हैं क्योंकि भारत सरकार की मोहर देखते हैं उस कागज़ में, बोलते हैं जी इसमें तो गवर्नमेंट की मोहर लिखी हुई है। फिर ऐसे ही धारा 120 बी है, आपराधिक साजिश है। धारा 34 सामान्य आशय से किया गया अपराध, और धारा 409 सरकारी या बैंकिंग ट्रस्टी द्वारा धन का गबन। मतलब जैसे सरकारी या बैंकिंग ट्रस्ट वो बनाते हैं, जो कुछ संस्थाएं बनाते हैं, और वो अगर इस तरीके से धन का गबन करते हैं तो धारा 409 लगती है। तो लोग जैसे कि महिलाएं हैं थोड़ा आक्रोश व्यक्त करती हैं कि थोड़ा सा कि हम ऐसे कर देंगे, लेकिन अब सरकार को तो जूते खाने की आदत पड़ी हुई है, नेताओं को जूते खाने की आदतें पड़ी हुई हैं, उन पर फ़र्क भी नहीं पड़ता। उनके लिए जूते खाना एक चाय में बिस्कुट खाने के बराबर है। तो उन पर आप चाहे कितने ही धरने दे लो, कितने ही कुछ कर लो, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बिरजू मयाल तक जी थे, कोई बैठे हुए थे धरने में, वो तो भला हो नरेंद्र सिंह नेगी जी का जो उनका जूस पिलाकर उनका अनशन ख़त्म करवा दिया, नहीं तो शायद पता नहीं क्या होता उनके साथ। क्योंकि सरकार को कुछ नहीं पड़ी हुई, आप धरना दे लो, प्रदर्शन कर लो, और सब आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार की हरकतें या जो भी हैं धरने धुरने करके मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा होने वाला है। आप संविधान के तरीके से आइए, और विरोध भी करना है तो जैसे हमने उत्तराखंड बनाते समय, हम तो चलो उस समय छोटे थे, उत्तराखंड बनाते जब बना तो हमने देखते थे कि प्रदर्शन होता था, 2-2 महीने तक गाड़ियाँ नहीं चलती थी रोड पे। तो उस समय नेता भी ठीक थे, यूपी का टाइम था, तो थोड़ा सा मतलब उस समय दबाव भी बनता था धरने प्रदर्शन का। तो एक उस समय भी एक चला था कि दिल्ली चलो का एक नारा चला था, बसें भर भर के गई थी, जिसमें उस समय एक मुजफ्फरनगर कांड भी हुआ था। अब ये चीज़ें काफ़ी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं इस पर डिस्कशन करूं, लेकिन मैं कभी अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इस पर भी डिस्कशन करूंगा। तो उस समय ये था कि दिल्ली चलो, और दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो अगर इस प्रकार की आपने धरना प्रदर्शन करना है तो यहाँ करके कोई फ़ायदा नहीं है उत्तराखंड में। यहाँ की गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अपना ग्रुप बनाए और दिल्ली में संसद भवन के आगे बैठें। क्योंकि अगर गवर्नमेंट को झुकाना है तो 543 सदस्य हैं मात्र, और जहां हमारे उत्तराखंड से केवल 10,000 लोग पहुंच जाएं तो आपके पूरे वर्ल्ड में आपकी बात सुनी जाएगी। और 543 इतने ज़्यादा नहीं होते कि वो 10,000 लोगों की बातों का सामना कर सकें। तो अगर करना ही है तो दिल्ली चलें, और हम भी आपके साथ हैं, हमारे मित्र लोग भी साथ में हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मेरा सरकार से एक बार फिर विनम्र निवेदन रहेगा कि उत्तराखंड के लोगों
सबके मेहनत के पैसे होते हैं, मेहनत के रुपए जमा पूंजी को इस तरीके से उनके धन की हानि ना होने दें। और अगर गवर्नमेंट सच्ची है, गवर्नमेंट अगर मिली नहीं है, नेता अगर मिले नहीं है, तो सीबीआई ईडी से जांच करवाएं और जिसके जितने जितने रुपए हैं उन्हें वापस दिलाने का कष्ट करें। हमारा विनम्र निवेदन होगा। धन्यवाद।